नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज की इस खास पहला कदम के सीजन 3 के लॉन्च पर। पहला कदम सीएनबीसी आवाज की वित्तीय साक्षरता की ओर, वो कदम जिसके जरिए हम देश में फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक जानकारी हर कोने, हर गांव, हर कस्बे, हर बच्चे, बूढ़े या जवान, हर शख्स तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीएनबीसी आवाज की 10वीं सालगिरह पर हमने वित्त मंत्री अरुण जेटली से वादा किया था कि सीएनबीसी आवाज फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर एक मुहिम की शुरुआत करेगा, पहल करेगा, और इसी का नतीजा है पहला कदम, जिसके 2 सीजन पूरे हो चुके हैं और आज आगाज हो रहा है पहला कदम के सीजन 3 का। मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि पहले 2 सीजन में न सिर्फ दर्शकों ने हमारा साथ दिया, बल्कि बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स ने भी हमारे इस कवायद की सराहना की है और इसमें पार्टिसिपेट भी किया। हमारे 2 सीजन्स कैसे रहे उससे पहले बताती हूँ कि आज हमारे इस लॉन्च पे हमारे साथ खास मेहमान हैं नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ, साथ ही बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान, एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ अरुण ठुकराल और साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल। लेकिन चलिए हम आज के आगाज की शुरुआत करें। आपको बताएं कि क्या खास है पहला कदम के सीजन 3 में, उससे पहले देखते हैं ये छोटी सी प्रेजेंटेशन। हिंदुस्तान हर दिन तरक्की की नई उड़ान भर रहा है और इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं करोड़ों लोग। लोगों में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही सीएनबीसी आवाज ने शुरू की देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव पहला कदम। पहला कदम ने अपने सफर के दौरान कामयाबी के नए आसमान छुए। सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया और ऑन ग्राउंड इवेंट्स के जरिए हम पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। देश के कई शहर, कस्बे से लेकर गांव में सफल ग्राउंड इवेंट्स का किया आयोजन और अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों को हमने सिखाई निवेश की भाषा। कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, यंग सैलरीड एम्प्लॉइज में हमने खोजे नए इन्वेस्टर्स और यहां तक कि किसान टैक्सी यूनियन और डब्बा वालों के बीच जाकर उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जागरूकता बढ़ाई। पहला कदम की उड़ान दूसरे देशों तक भी पहुंची और वहां से लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी क्वेरीज भी भेजी। सीजन 1 और सीजन 2 की शानदार सफलता के बाद अब होगी एक नए और विशाल सीजन की शुरुआत। पहला कदम सीजन 3। पहला कदम का ये कारवां पहुंचेगा कई नई जगहों पर। नए गांव, कस्बों और शहरों में होंगे और भी ज्यादा ग्राउंड इवेंट्स। टीवी के साथ साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसकी पहुंच विदेशों में भी है, उसे ध्यान में रखते हुए हमारे फाइनेंशियल गुरु अनिल सिंह भी #1 मिनट टिप्स के द्वारा देंगे क्विक फाइनेंशियल टिप्स। साथ ही पहला कदम सीजन 3 में होगा एक अनूठा कॉन्टेस्ट, जिसे जीतने पर मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। सीएनबीसी आवाज अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की मुहिम पहला कदम को सीजन 3 में ले जाएगा और भी ऊंचाइयों पर, ताकि देश ही नहीं दुनिया में हर इन्वेस्टर बने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और करे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत पहला कदम के साथ। शुक्रिया। तो आप सभी ने देखा कि पहले 2 सीजन में कैसे पहला कदम के जरिए हम देश के कोने कोने में गए। हमने बैंकिंग, निवेश, इंश्योरेंस, तमाम चीजें जो कि आर्थिक समझ से जुड़ी है, उससे लोगों को रूबरू कराया, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी और आर्थिक आजादी की ओर उनके कदम को बढ़ाया। लेकिन अब पहला कदम के सीजन 3 में किस तरह से हम और विस्तार करेंगे, किस तरह से आर्थिक जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, इस पर विस्तार से बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं सीएनबीसी आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी को। शुक्रिया कविता। और सबसे पहले आप सभी का जो यहाँ मौजूद मेहमान हैं और जो अपने घरों से टेलीविजन सेट पे हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, उन सब का स्वागत। खास तौर पे बीएसई के प्रेसिडेंट आशीष कुमार चौहान जी का, ठुकराल साहब का और रवि अग्रवाल जी का, जो इस पहल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में नीलेश शाह भी आ जाएंगे और उसके बाद जो चर्चा यहाँ होगी उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ये पहला कदम जिंदगी को तय करता है। दरअसल पहला कदम पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात अपने चैनल के बारे में करना चाहूँगा, सीएनबीसी आवाज़। अब हमें 12 साल से ऊपर हो गए हैं चैनल चलाते हुए। जिस वक्त ये चैनल शुरू हुआ था उस वक्त बहुत से लोग सोचते थे कि कोई सिर्फ बिजनेस पे चलने वाला एक चैनल क्या करेगा, और ये सिर्फ दर्शकों के मन में या बाहर से दूर से हमें देखने वालों के मन में सवाल नहीं था। टीम के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि आखिर ये चैनल क्या करेगा।
और इस पे काफ़ी मंथन चला और तय ये हुआ कि इस चैनल का काम हर उस आदमी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है जो इस चैनल को देखता है। तो हम एक तरह से आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, आप अपने जीवन के हर पहलू में, ये देखने में लगता है ज़्यादातर समय अगर आप चैनल को देखें कि एक शेयर बाज़ार का चैनल है, लेकिन ये चैनल सिर्फ शेयर बाज़ार का चैनल नहीं है। आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके कमाने में, आपके बचाने में, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, समृद्ध बनाएं, अपने को अपग्रेड करें, ये करने के लिए ये चैनल चल रहा है। और इसके अलग अलग समय पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हम कैसे करते हैं। और एक बहुत अच्छी टीम है हमारे साथ जिसकी वजह से ये संभव हुआ है कि हम ऐसा चैनल चला रहे हैं। और ये चैनल लोगों में कितना लोकप्रिय है, इसका एक छोटा सा नमूना ये है कि जो बाकी जितने चैनल बिजनेस स्पेस में भारत में चलते हैं उन सबके दर्शकों की संख्या को जोड़ दीजिए, उसके बाद भी हम उससे बड़े होते हैं। तो सीएनबीसी आवाज़ का हम सब अपने दर्शकों के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी मेहनत को सराहा और हमें इस लायक बना के रखा लगातार। अब पिछले 12 साल से नंबर 1 चैनल हैं बिजनेस स्पेस में। इंग्लिश के चैनल्स तो हमारे सामने कहीं खड़े ही नहीं होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं आकार में। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे, जैसे मैंने कहा कि जीवन के हर पहलू में आपके साथ आपकी मदद करें, ये देखने के लिए जब बैठते हैं तो कैसे मदद होगी। तो मदद के रास्ते देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा आपके जीवन का पैसे से जुड़ा है। उसमें आप कैसे कमाएं, कैसे बचाएं और जो बचत कर रहे हैं उसका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कैसे हो, कैसे स्मार्ट खर्चे हों। खर्च करते समय जब डिसाइड करना है कि ये खर्च करूं या वो करूं, जैसे हम कई बार ये करते हैं कि घर किराए पे लें या खरीद लें। ये डिबेट बहुत से घरों में मन में चलती है कि किराए का हिसाब ठीक चल रहा है तो खरीदा क्यों जाए, लेकिन खरीदने के अपने फ़ायदे हैं, किराए पर रहने के अपने फ़ायदे हैं। तो ये डिबेट करना। इसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पारंपरिक रूप से हम इस देश में बैंक में पैसा करने वाले लोग हैं। अपने लिए अपने एक छत का इंतज़ाम हो जाए, एक घर खरीदने वाले लोग हैं। अगर पिताजी का घर है और हम उसी शहर में रहते हैं तो हम दूसरा घर खरीदने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि पैसा बैंक में रखो, काम आएगा, ज़रूरत पड़ने पे बैंक से मिल जाता है। अभी इस देश में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो बैंक भी नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि पैसा पोस्ट ऑफिस में रखना ही सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ वो भारत सरकार के पास है। ऐसे में यहाँ आशीष चौहान जी मौजूद हैं। अब से 100 साल से ज़्यादा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के साथ जोड़ा। स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की एक कहानी है जो मैं सुनाना यहाँ मुझे लगता है कि दिलचस्प भी है और बहुत से लोगों के काम का भी है। जब जमशेदजी टाटा को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में शुरू करनी थी, उस वक्त लंदन के शेयर बाजार में मंदी चल रही थी, स्लम्प था, वहाँ से पैसा जमा होने का कोई इंतज़ाम नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने तय पाया कि हम भारत के शेयर बाजार में उतरेंगे और बहुत बड़ी रकम उनको नहीं चाहिए थी, वो आज के हिसाब से देखेंगे। मुझे आशीष जी दुरुस्त करेंगे अगर गलत हो, मुझे लगता है शायद 2500 रुपए का इशू आया था और वो इशू एक हफ्ते में सब्सक्राइब हो गया था। भारत के लोगों ने अपने घर से पैसा निकाल के दिया। वो 2500 रुपए बड़ी रकम नहीं थी ऐसा हम आज सोच सकते हैं, लेकिन अब से कोई 10 साल पहले तक वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टाटा स्टील कहते हैं, इस देश की सबसे बड़ी कंपनी थी। वो 2500 रुपए इतनी बड़ी रकम थी। और जिन लोगों ने टाटा स्टील में पैसा लगाया होगा उस समय, उन्होंने कितना बनाया ये हम कल्पना कर सकते हैं। हिसाब लगा के बैठना पड़ेगा, जोड़ेंगे। अभी नीलेश भाई यहाँ बैठे हैं, जब कंपाउंडिंग पे बात करेंगे, पैसा कैसे पैसे को बनाता है, बढ़ाता है, उस पर बात करेंगे तो सामने आएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी और अब वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं इस देश में, तो ये वर्षों से परंपरा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शेयर के नाम से डरते हैं और
कहते हैं नहीं नहीं ये हमारी समझ में नहीं आता, इससे दूर रहिए, हमको कुछ ऐसी बात मत बताओ। ऐसे में अब जो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, यहां बैठे विद्वानों में से कोई भी आपको बता सकता है ऐसी कंपनियों के नाम कि इसमें पैसा लगा दीजिए, शांति से रहिए, आपका पैसा वर्षों में इतना बनेगा। किस कंपनी में पिछले 20 साल पहले लगाया गया पैसा आज कितना बना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 173 पे था 1981 में, आज कहां है आप सब देख रहे हैं। इक्विटी सबसे अच्छा रास्ता है पैसा कमाने का, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो शक शुबा है वो दूर कर लेना चाहिए। आप किसी और माध्यम से इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। और अब मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंजेस के कारण जिस तरह हमारे सिस्टम्स हो गए हैं, इसमें लिक्विडिटी भी है और सुरक्षा भी है। उसमें अगर आप बहुत एडवेंचरस नहीं हैं, आप आंख बंद करके कहीं पैसा डाल नहीं रहे हैं, सोच विचार के जानी पहचानी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, तो नुकसान के कोई आसार नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें बहुत पढ़े लिखे जानकार लोग सिर्फ इस काम में हैं। उनका दिन भर का काम यही है कि वो देखें कि आपका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा, जो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न है उस पर वो आएगा और वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें हमारा रोल क्या था? हमारा रोल ये था कि जब हमारे पास इतनी बड़ी दर्शक संख्या जुड़ गई है, ये लोग शेयर बाजार में कुछ ना कुछ दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मन में सवाल हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। ये सोचकर पहला कदम, जैसा नाम है बिल्कुल पहला कदम, कैसे आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की या अपने हिसाब किताब की, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें, ये करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। 50 से ज्यादा शहरों में जाकर ग्राउंड पर काम किया गया है, लोगों से आमने सामने बात हुई है। 150 से ज्यादा एपिसोड इसके हो चुके हैं। अब हम इसके तीसरे सीजन में, हम इसको कहते हैं कि तीसरे सत्र में जा रहे हैं, क्योंकि बात ये तीसरे सेशन में जा रही है तो हम किसी नई क्लास में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर बार क्लास वही है। जैसे एक स्कूल में जो नर्सरी क्लास होती है वो हमेशा नर्सरी रहती है, उसमें स्टूडेंट बदलते रहते हैं। तो जिन लोगों ने पहला कदम का पहला सीजन देखा था वो आगे बढ़ के मार्केट में आ चुके हैं, वो हमारे चैनल पे और कार्यक्रम देखते हैं और उनके लिए काफ़ी कुछ है जहां वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे अनिल सिंघवी हमारे मार्केट से एडिटर हैं और इस कार्यक्रम में एक गुरु की भूमिका में रहते हैं। कभी शिष्य बन जाते हैं जब अपने से बड़े गुरु लाते हैं लेकिन वो एक तरीका है कि रोज एक नए अंदाज में आपको उन सवालों के जवाब दिए जाएं, क्योंकि ये वो सवाल नहीं है जो हर रोज एक नया सवाल नहीं खड़ा होता है। ये एक ही सवाल है जो बार बार आपके सामने आता है कि कैसे अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाऊं और उसको सुरक्षित भी रखूं, तेजी से बढ़ाऊं भी। ऐसा ना हो कि महंगाई मुझे मार दे, ऐसा ना हो कि कल आने वाली कोई अनसर्टेनिटी मुझे मार दे, कल कोई मंदी आ रही हो तो मैं उससे डरूं। इससे बचने के तरीके, नुस्खे हम आपको यहां बताते हैं और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको इस देश में इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां इस तरीके से इतने साफ सुथरे अंदाज में इतनी आसानी से वो बातें समझाई जाती हैं जिन्हें पहली नज़र में अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे तो आपको बहुत गूढ़ और रॉकेट साइंस जैसी लगेगी, लेकिन है नहीं उतनी मुश्किल और इसको हमने आसान बना के यहाँ पेश किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि अनिल सिंघवी जी आप आएँ और चौहान साहब को बुलाएं और कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। धन्यवाद। शुक्रिया आलोक जी। तो यहाँ पर आलोक जी ने हमें काफ़ी हद तक पहला कदम की सीजन 3 में क्या खास होगा इसके बारे में जानकारी दे दी है, बता दिया, समझा दिया। लेकिन चलिए बुलाते हैं अनिल सिंघवी को, आ ही चुके हैं। पहला कदम की हमारी इस क्लास के न सिर्फ ये हेडमास्टर हैं, ये टीचर भी हैं, ये मॉनिटर भी है। तो मुझे ये बताइए कि बैंकिंग की ओर पहला कदम हो, शेयर मार्केट की ओर पहला कदम हो, निवेश की ओर पहला कदम हो, क्या सीजन 3 में भी हम इन तमाम जानकारियों को लेकर इन तमाम मुद्दों पे पहला कदम ही लेंगे? बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कविता कि हमें अब भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप
कुछ करना चाहते हैं तो डर ये लगता है कि जो करेंगे कहीं उसमें हम फेल ना हो जाएं, राइट। और वो डर इसलिए कि आपको पता नहीं है कि इसमें शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत करने का सिलसिला कोई भी काम हो वही रहता है। और इसलिए ये शो पहला कदम जो CNBC आवाज के साथ मैं 12 साल से हूं, जब से चैनल शुरू हुआ है, और हर रोज आप मुझे पसंद शायद इसलिए करते हैं कि मैं मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा करता हूं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर दिल के मेरे सबसे करीब कोई शो है पिछले 12 साल में इतने शो करने के बाद, तो ये पहला कदम है। क्योंकि इससे मुझे लगता है कि जितने लोगों की मदद की जा सकती है, और अगर हमने 25 सालों में कुछ सीखा है, समझा है, तो वो आप तक पहुंचा सके। तो मुझे लगता है कि जो हैंड होल्डिंग, जो साथ देने की परंपरा पहला कदम के सीजन 1 और सीजन 2 में थी, वो अब भी रहेगी। तो इस क्लास में हमारे कई सारे सिलेबस तो होंगे ही जो अनिल जी लेंगे, लेकिन साथ में अब की बार आप हमें क्विक टिप्स भी देंगे। हाँ। जैसे कि मैं देख रही थी प्रेजेंटेशन में भी, वो गुरु ज्ञान क्या होने वाला है इस 1 मिनट के वीडियो में? एक्चुअली थोड़ा लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, राइट। हाँ। और लोगों के पास समय है नहीं। अच्छा, तो लोग चाहते हैं कि कौन 1 घंटा आधा घंटा की क्लास अनिल जी की अटेंड करें, राइट। तो हमने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, जिन्हें बहुत ज्यादा सीखना समझना उनके लिए तो पहला कदम के शोज हैं ही, लेकिन जो फास्ट लाइफ के आदी हैं, जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं, तो हमने इस बार किया है #1 मिनट टिप्स। यानी कि हम 1 मिनट में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, वो टर्म्स सिखाने की कोशिश करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि PCR यानी पुट कॉल रेशियो, या ओपन इंटरेस्ट, या फिर SIP, हम समझते हैं कि लोगों को पता होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी है, इनफैक्ट ज्यादातर चीजें ऐसी है जो लोगों को पता नहीं होती। तो इस बार हम एक खास बात ये करने वाले हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें 60 सेकंड में आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे आर्थिक आज़ादी के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपको समझाएंगे। लेकिन इस बारे में और हम बात करते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर आशीष चौहान को, जो कि अनिल सिंघवी के साथ बात करके पहला कदम की सीजन 3 का ऑफिशियल आगाज करें। आशीष जी, वैसे तो आप सब लोग आशीष जी को पहचानते ही हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो देश का सबसे पुराना, इनफैक्ट देश का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आप उसके MD और CEO हैं। और आज हमारे पहला कदम के इस उद्घाटन समारोह के चीफ गेस्ट भी हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमने बड़े सोच समझ के आपको चीफ गेस्ट बनाया है आज ही। वो इसलिए कि जितनी वेल्थ हिंदुस्तान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई है, चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे प्रोमोटर्स के लिए हो, एक प्लेटफॉर्म पैसा रेज करने के लिए भी और पैसा निवेश करने के लिए भी, जो आपने किया है वो बड़ा सराहनीय है। और मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। और एक बधाई इसलिए भी बनती है, लाइफ टाइम हाई पर सेंसेक्स है, तो धन्यवाद। इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता था पहला कदम के सीजन 3 के लॉन्च करने का। सबसे पहली बात सर, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की में, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें भाग ले सकें। क्या ये सबसे सही वक्त है इस वक्त हिंदुस्तान की तरक्की में भाग लेने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उसके पहले मैं CNBC आवाज़ का, आलोक जी का, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सबसे बात करने का मौका दिया। भारत आज एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि आप पीछे देखते हो तो हमने बड़ी प्रगति की है पिछले 25 साल में, लेकिन आगे वाले जो 30-40 साल दिखते हैं वो एक तरह से अजूबा होगा, एक तरह से जो चेंज होगा वो हमने आज सोचा नहीं, हम सोच नहीं सकते उतना बड़ा चेंज आने वाला है और बेहतरी के लिए आएगा। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो है कि टेक्नोलॉजी जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और पिछले 30 सालों में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मोबाइल भी गिन लीजिए, फेसबुक गिन लीजिए, गूगल गिन लीजिए, सभी एक टेक्नोलॉजी के भाग है। कंप्यूटर्स कर लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्व को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशनल कर दिया। राइट। भारत को भी चेंज कर, भारत का अपने प्रति भी रवैया चेंज हो गया, बाहर लोगों का, बाहर के जो लोग रहते हैं उसका भी अपने भारत के प्रति रवैया चेंज हो गया। अगले 30-40 सालों में ऐसी 20 टेक्नोलॉजीज आ रही है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 30-40 सालों में जो वेल्थ बनेगी विश्व में, वो पिछले 10,000 सालों में नहीं बनी। और अगले 30-40 सालों में ऐसी क्रांति आएगी कि जो 70% जॉब जो है, काम जो है, वो आज हम सोच नहीं सकते। तो ये दो चीजों को मिला के ऐसा लगता है कि सिर्फ युवा लोग जो है, जो बेसिकली हर रोज अपने आप को एक तरह से सिखाने के काबिल है, क्योंकि आदमी, हम लोग जब पढ़ते थे तो 25 साल पढ़ते थे, अगले 50 साल उसका खाते थे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आज हर रोज पढ़ना पड़ता है, हर रोज अपने आप को
काबिल बनाना पड़ता है कल के लिए। और वो जो चीज़ है युवा वर्ग कर सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा है विश्व में, इसलिए मुझे लग रहा है कि आगे जो होगा वो हमने अभी तक सोचा नहीं है, वैसा होने वाला है। और आज जो निवेश करोगे तो आगे जाके आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ नए और छोटे इन्वेस्टर्स जो बाजार में उतर सके उसके लिए बीएसई काम कर रहा है, बल्कि नए और छोटे प्रमोटर्स वो भी बाजार में आकर पैसा रेज कर सके, जिसके लिए एसएमई प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है, वो बड़े फायदे की बात है। लेकिन नए इन्वेस्टर्स बाजार में उतरे, उसके लिए आप जैसे बड़े पुराने बीएसई एक्सचेंज की तरफ से क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, बेसिकली एक तो ये कि मार्केट अच्छा रहे, लोगों को फायदा पहुंचे, तब जाके एक तरह से लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से आ सकते हैं। दूसरा ये से कार्यक्रमों के माध्यम से आ सकते हैं। तीसरा कि हम पूरे भारत वर्ष में प्रवास करते हैं, करीब साल में 3000 से भी अधिक कार्यक्रम करते हैं। वहाँ डायरेक्टली इन्वेस्टर से मिलते हैं। हर रोज करीब करीब 10 कार्यक्रम बीएसई की तरफ से भारत के अंदर होता है। लेकिन भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये 3000 जो कार्यक्रम है उसमें हम प्रॉब्ली 5-6 लोगों को पहुंच पाते हैं। और 120 करोड़ की जनता में पहुंचना उतना संभव नहीं है। तो इसी की वजह से हम कार्यक्रम टेलीविजन के माध्यम से, और हमारा जो काम रहता है वो थोड़ा एक तरह से रेगुलेटर का भी होता है। और हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भागीदारी का काम आप कर रहे हो, जब आप शेयर में निवेश करते हो तो आप क्या करते हो, आप भागीदारी करते हो। भागीदार ऐसे हो आप, जब आप स्मॉल इन्वेस्टर हो तो आप कंपनी को चला नहीं रहे हो, आप जम्मू में बैठे हो या आप जोरहाट में बैठे हो और आप कोचिन की कंपनी में निवेश कर रहे हो, आप भागीदार बन रहे हो। लेकिन आप उसमें कोई हाथ पांव नहीं हिला रहे हो, आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हो। बट कंपनी की जो कमाई होगी उसमें आपका एक छोटा सा हिस्सा होगा। आप बड़ा भी निवेश कर सकते हो, बट आप छोटा सा एक हिस्सा होगा। तो जब वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बनाती है तो स्वाभाविक आपका हिस्सा भी ज्यादा बनेगा। और एक दिन में ये प्रॉफिट नहीं बनता। कई बार जो आपने भी शुरुआत में कहा कि लाइफ बड़ी फास्ट हो चुकी है और लोगों को 2020 खेलने की आदत हो चुकी है। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हाउसवाइफ भी सुबह के ट्रेड करती है और शाम को बेच भी देती है, तो उसको निवेश नहीं कहा जाना चाहिए। वो 2020 ठीक है, लेकिन जीवन में हमको थोड़ी तीन महीना जीना है या तीन दिन जीना है। हमें तो अगले 100 साल का सोचना है। तो हमें जो निवेश करना है एक रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप होती है। आप अच्छा पार्टनर सिलेक्ट करते हो शादी के लिए भी, वैसे ही जब निवेश में जाते हो तो आपको अपने आप से उसके बारे में जानना है कि वो कंपनी क्या है, क्या धंधा करती है, उसके प्रमोटर्स कैसे, उनकी मंशा कैसी, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद आप जितना भी अपना पैसा है, ऐसा नहीं कि हम कोई करोड़पति भी हो, बट छोटा भी पैसा तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसके लिए बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हमने टीवी पे सुन लिया, कोई एसएमएस आ गया, उसके ऊपर हमने निवेश कर दिया और फिर पैसे बने तो हमारी बुद्धि से बने और पैसे गए तो अभी सरकार ने हमारे गवा दिया, अभी सरकार पे हल्ला करो, एक्सचेंज पे हल्ला करो या टेलीविजन वालों को दोष दो। टेलीविजन बेसिकली फॉर मी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी को जानने के लिए कि आप भागीदार बन रहे हो। तो भागीदार में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और वो 1-2 दिन में नहीं होगा, कभी कभार हो जाता है, वो कई बार लक की बात है। लेकिन आपको आगे जाके 5-10 साल के लिए निवेश करना है, कंपनी में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए, जैसे भी करते हैं, लेकिन सोच समझ के करना। वो उस जवाबदारी के समझाने के लिए हम लोग भारतवर्ष में घूमते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जनरली होता है कि लोग शुरुआत से शेयर खरीदना शुरू करना चाहते हैं कि क्या खरीदूं, और फिर जैसे ही खरीदा तो बस बेचना कब है, और अगर भाव से नीचे आ गया तो उन्हें डर लगने लगता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? कि बेसिकली आप निवेशक हो कि आप ट्रेडर हो, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको लंबा जीना है, 100 साल जीना है तो आपको निवेश करना पड़ेगा। आपको 3 दिन में विदा होना है तो फिर 2020 खेल लीजिए। तो उस पहले आप ये डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि किस तरह की मेरी प्रोफाइल है। मैं 50 साल का हूं या मैं 70 साल का हूं या 25 साल का हूं। तो 25 साल का होगा तो ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश करूंगा, और जो 70 साल का हूं तो इनकम वाली कंपनियों में निवेश करूंगा। 40, 45, 50 में हूं तो दोनों में कर सकता हूं। तो जो निवेशक को अपने आप को डिसाइड कर रहा है कि मैं कहां पर हूं, कैसे करना चाहता हूं, कैसे आगे बढ़ना चाहता हूं। कई लोग ऐसा भी हो गया है आजकल की निवेशक को लगता है कि उसने टारगेट दिया है कि 130 पे खरीदो और 135 पे बेचो, और 127 तक आ गया तो अभी वापस बेच दो। तो ये जो चीजें है वो आप लोगों के लिए नहीं है। आप देखते रहो, टेलीविजन में कितने चैनल आते हैं, 1000 चैनल होंगे, 700, 800 तो होंगे, दिखते रहते हैं।
आप हर चैनल देखते हो, उस पे जो भी आता है उसके ऊपर आप एक्चुअली एक्ट करते हो, नहीं करते हो? तो खाली टेलीविजन को या एसएमएस को देखकर आप उसके ऊपर एक्ट कैसे कर जाते हो? पैसा अपना है, सुनो सबकी, करो अपनी। मेरा बहुत ये मानना है कि कई निवेशक ऐसा लेके आते कि ये यहां पे एक दिन में मुझे हर्षद मेहता बन जाना है या मुझे कोई करोड़पति बन जाता है, धीरूभाई अंबानी बन जाता है। एक दिन में कोई नहीं बना, और जो भी बने वो बेचारे एक दिन में नीचे भी आ गए। तो ये जो चीज है, लॉन्ग टर्म में निवेश करना, निवेश का मतलब ही ये है। और क्यों निवेश करते हैं हम लोग, वो भी तो सोचना है। क्योंकि भविष्य के लिए जो आपने बात करी कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। भविष्य किसने देखा है? कई बार टेलीविजन पे भी गुरुजी आते हैं, साधु महाराज आते हैं, स्वामी जी आते हैं, कहते हैं कि आज मीन राशि प्रवास करेगी। तो कोई मीन राशि के 1/12 8वां भाग का विश्व प्रवास कर लेता है? नहीं करता है। किसी को फ्यूचर मालूम नहीं है, सिर्फ पैसा ही फ्यूचर को जोड़ता है। आज आप 1 रुपया दोगे, 1 साल के बाद 1 रुपया 8 पैसा मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट है। तो ये जो फ्यूचर की बात है किसी ने देखी नहीं है। लेकिन आप जब निवेश करते हो, अपने भविष्य के लिए करते हो, सोच समझ के करिएगा। और किसी ने भविष्य नहीं देखा है। कोई भी एक्सपर्ट आ जाए, आज नहीं 100 साल के बाद भी कोई भी एक्सपर्ट आ जाए, वो कह दे कि कल ऐसा ही होना है। हो सकता है कि 90% हो जाए, 95% हो जाए, 99% हो जाए, लेकिन कोई भगवान नहीं है। ऐसी भी चीज हो सकती है कि कल नहीं होगा। तो हर आदमी को आप सुन सकते हो, आप निर्णय अपना लीजिए। और जब पैसा बनता है आपके निर्णय से हुआ है, पैसा जब गंवाते हो तो भी किसी और को दोष मत देना। राइट। तो बस आपको निर्णय लेने के लिए तैयार करना, ये है मकसद पहला कदम का, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। तो पहला कदम के इस सीजन में भी हम यही करने वाले हैं, आपको उसके काबिल बनाने वाले हैं, ताकि आपको सही और गलत डिसीजन की पहचान हो सके। कहाँ निवेश करना है, कब करना है, कैसे करना है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है, ये हमारे इस सीजन का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। हमारे साथ होंगे नीलेश शाह, अरुण ठुकराल, रवि अग्रवाल साहब, और उनसे हम करेंगे बातचीत पहला कदम सीजन 3 के लॉन्च पर। क्या कुछ है आपके लिए, ये सब बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 3 के इस लॉन्च पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ अरुण ठुकराल साहब, एमडी और सीईओ एक्सिस सिक्योरिटीज के, जो पहला कदम के सीजन 3 में हमारा पूरा साथ देने वाले हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वो है रवि अग्रवाल साहब, और ये को फाउंडर और एमडी हैं ग्लोबल सॉल्यूशंस के, और ये भी हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल सॉल्यूशंस के, ये भी हमारे साथ इस बार पहला कदम के सीजन 3 में साथ देने वाले हैं। और बाजार के जाने माने दिग्गज नीलेश शाह साहब को तो आप सब पहचानते ही हैं, एमडी और सीईओ कोटक म्यूचुअल फंड के। आप सबका स्वागत है। नीलेश भाई, लगातार पिछले 12 सालों से आपको तो हमारे साथ रहा ही है, और इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए आपने हमेशा पहल की है। इस बार हम सीजन 3 में भी आपके साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये बताएं कि लोगों को डर इस वक्त यही लगता है कि कहीं हम शुरुआत करने के लिए लेट तो नहीं हो गए, क्योंकि बाजार तो है लाइफ टाइम हाई पर, और सबसे बड़ी चीज जो समझ में नहीं आती वो है इक्विटीज। तो क्या जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए देर हो चुकी है या अभी भी सही वक्त है? अगर आप 5, 10 साल, 15 साल का व्यू ले रहे हैं तो अभी देरी नहीं हुई है। अगर आप 5 घंटे, 5 दिन का व्यू ले रहे हैं तो पता नहीं देरी हुई है या नहीं हुई है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं हम कि जब निवेशकों के पास जाते थे, वो टाइम पे इक्विटी उनको उतनी समझ नहीं आती थी। बट आज ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ इंडियन से जो एसआईपी के थ्रू तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो मैं तो ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बात मत सुनिए, आपके ही आसपास के फैमिली में, नेबर्स में किसी ने भी 5 साल, 10 साल, 15 साल की एसआईपी म्यूचुअल फंड में की होगी, उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। और अगर उसका स्टेटमेंट आपको कंफर्ट देता है कि हाँ ये इस तरीके से निवेश करके पैसा बन सकता है, तो आप शुरुआत कर लीजिए। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो फिर बी हैप्पी विथ योर फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। राइट। ठुकराल साहब,
वैसे तो आपकी कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज में कामकाज ये कि ट्रेड होते रहें तब तो फायदा है, लेकिन उससे हटकर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जुड़ने का फैसला किया, पहला कदम है जो थोड़ा सा आपके कारोबार से थोड़ा सा हटकर है एक्चुअली। तो क्या वजह है कि आपको ये लगता है बजाय ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाए? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि हम CNBC आवाज के साथ जुड़े। जैसा कि लोग मोस्टली सोचते हैं कि एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में होता है, जैसा आप भी कह रहे हैं। बट मैं ये मानता हूं कि अभी हिंदुस्तान में पहले तो बहुत ज्यादा लोग अभी भी फिजिकल एसेट्स में हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ नहीं है, और जो फाइनेंशियल एसेट्स में है वो भी, उसमें भी वो इक्विटी की तरफ नहीं है। तो हमारा मेजर जो रुझान है वो इस तरह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आए और उसके बाद इक्विटी में आए। अब इक्विटी में आने के लिए या तो आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप सही कहते हैं कि हमें तो ट्रेडर भी चाहिए, इन्वेस्टर भी चाहिए। बट अगर देखा जाए तो अगर इन्वेस्टर रहेंगे तो वो हमेशा रहेंगे, और एक्सेस डायरेक्ट इज ए प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप स्टॉक में भी डाल सकते हैं पैसा और म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। तो पहले तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो आज 3 से 5% लोग हिंदुस्तान में इक्विटी में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। पहले तो प्लेटफॉर्म पे लाना है और इक्विटी में लाना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में है। सो यू कैन नॉट इग्नोर इक्विटी। तो हमने यही सोचा, और जब हमने ये प्रोग्राम देखे, आपके पहले 1 या 2 सीजन के कुछ एपिसोड मैंने खुद देखे, तो मुझे लगा कि आप वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं, क्योंकि हमारी टैगलाइन है एक्सेस डायरेक्ट सिंपल है। तो सिंपल है और पहला कदम, ये दोनों मैच हो गए, क्योंकि आप भी बिगनर्स को बता रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि इक्विटी जैसा इतना कॉम्प्लेक्स एसेट क्लास जो कुछ लोग समझते हैं वो एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसका भी जो पहला कदम है वो हम सिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो क्यों ना हम आपसे जुड़ जाएं, और जैसे आप शहर शहर जा रहे हैं, छोटी छोटी जगह में जा रहे हैं, और जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी हम जिसको बोलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा और लोगों को लाएं, तो हमारा आपके साथ अलाइनमेंट हो गया, इसके लिए हम इससे जुड़े। बिल्कुल, और ये बात एकदम सही है। हम भी सुबह से शाम जब तक मार्केट खुले होते हैं, शो करते हैं, तो डेली पिक्स 2020 भी होता है। और एक शो हमने जो शुरू किया था वो IPL, वो बड़ा फेमस हुआ। I मतलब इंट्राडे, P मतलब पोजिशनल, L मतलब लॉन्ग टर्म, यानी कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो ऐसे में एक्सिस सिक्योरिटीज का हमारे साथ जुड़ाव ये साफ तौर पर ये बताता है कि न सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जनरली हिंदुस्तान में तो हमारी आदत है कि जब तक हमारे सर पर छत ना हो, यानी कि घर ना हो, तब तक हम किसी और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते नहीं। और खासतौर से जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आए, तो इस बार हमने एक और पार्टनर चुना है, वो है सिग्नेचर ग्लोबल, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग में एक बड़ा काम करते हैं। तो अग्रवाल साहब ये बताइए कि लोगों की तो आदत है, भले हम कितना भी उन्हें कहें, जब तक घर नहीं होगा तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सस्ते घर देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा CNBC आवाज़ को, जिनके माध्यम से हम अपनी आम आदमी तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आपने बहुत सही सवाल किया कि एक पर्सन के सर के ऊपर छत होना उसका मस्ट है, उसका सपना होता है उसका कि घर बने। और एक चीज़ और, मैंने कोई डायलॉग शाहरुख खान की मूवी में सुना था कि जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो सारी कायनात ओम शांति ओम का, हाँ, उसकी तरफ आपको तो शायद मोदी जी की पूरी कायनात, आज जो लोगों की घर पाने की इच्छा है जी, उसकी उनकी पूरी कायनात आपकी तरफ उसको घर पाने की इच्छा को पूरी करने में लगी हुई है। एक छोटा सा मैं डाटा शेयर करना चाहूंगा आपसे कि आज मिडिल क्लास अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में करीबन 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके सिर पे छत नहीं है। मोदी जी ने अपना एक मिशन बनाया हाउसिंग फॉर ऑल 2022, जिसमें करीबन 6 करोड़ हाउस होल्ड्स को एंटायर इंडिया लेवल पे घर देने की कोशिश की। 1.25 करोड़ लोग अर्बन एरिया में आते हैं, जो 1.25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि लोग करीबन 11 करोड़ लोग हो गए अगर 5 लोग भी एक हाउस होल्ड में माने हम। और प्रकाश जी, ये अर्बन जो पॉपुलेशन है ये लगातार हर साल 1.25 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। तो यानी कि बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है कि उन लोगों की अफोर्डेबिलिटी में घर नहीं आ रहा है और वो लोग रेंटल पे रह रहे हैं।
आई थिंक सो इस टाइम गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत उस अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ झोंक दी है। आप ये देखिए, डीमोनेटाइजेशन जब आया तो 31 दिसंबर को लोग वेट कर रहे थे कि मोदी जी बोलेंगे मित्रों, और उसमें कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जो लोगों को चौंकाने वाला है। लेकिन उस दिन भी क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर CLSS स्कीम में लोगों के इंटरेस्ट बेनिफिट की बातें करते हैं। आज गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतनी अच्छी इंटरेस्ट की सब्सिडी का बेनिफिट लेके आई है। वो सस्ते मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और पैसे भी कम लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मैं डिटेल आपसे पूछने वाला हूँ, वाकई में अफोर्डेबल हाउसिंग कितनी अफोर्डेबल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं पहला कदम सीजन 3 के लॉन्च में और एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ हैं। अरुण ठुकराल साहब, नीलेश शाह साहब और साथ ही रवि अग्रवाल जी, आप सबका स्वागत है। नीलेश भाई, सबसे बड़ी बात पहला कदम में जो हम बताने, समझाने, सिखाने वाले हैं वो ये कि शुरुआत की जाए, और वो शुरुआत कैसे करें, आपका क्या अंदाजा है? जो लोग अब तक फाइनेंशियल सेविंग में, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाते हुए नहीं आए, उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? सो नॉर्मली 3 तरीके होते हैं। एक है एकलव्य जैसा तरीका कि गुरु द्रोण तो उनको फिजिकल टीचिंग नहीं दे रहे थे, बट फिर भी वो अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से सीख लिए। सो अगर आपके पास टाइम है, एफर्ट करने की औकात है, तो आप खुद हर चीज़ सीखिए, बैलेंस शीट पढ़िए, मैनेजमेंट को मिलिए और फिर स्टॉक में निवेश करिए। दूसरी चीज़ है कुंभकर्ण की, आप अच्छी कंपनीज में निवेश करिए और 14 साल के लिए सो जाइए। डेफिनेटली 14 साल के बाद जो सेंसेक्स है वो आज के लेवल से कहीं ऊपर होगा। राइट। 2006 में सेंसेक्स आज की निफ्टी के लेवल पे था, तकरीबन 11 साल पहले। तो अगर हिस्ट्री रिपीट करती है तो हो सकता है कि 11-12 साल के बाद आज जो सेंसेक्स है उस लेवल पे निफ्टी खड़ा होगा। तो आप कुंभकर्ण स्टाइल भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरी स्टाइल है कि जो ना मेरे पास एकलव्य जैसी डेडिकेशन है, ना कुंभकर्ण जैसी एबिलिटी, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। आप अपने पैसे किसी फंड मैनेजर को दे दीजिए एंड एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करने की जगह पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करिए। हर महीने कुछ पैसा धीरे धीरे लगाइए और फिर उसे समय दीजिए कि उस पैसों से वो रिटर्न जनरेट कर पाए। सो अगर आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटीज़ है, मेहनत करने की कोशिश है, तो डायरेक्ट जाइए, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करिए और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश करिए। तो तीसरा ऑप्शन तो आप जैसे फंड मैनेजर्स जो अब तक हिंदुस्तान में लोगों की वेल्थ बनाते हुए आए हैं, लेकिन पहला ऑप्शन जो आपने कहा कि कोई द्रोणाचार्य ढूंढ लीजिए, वो द्रोणाचार्य ठुकराल साहब हैं जो अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, बड़ी टीम। लेकिन ठुकराल साहब, क्या जो किसी ब्रोकर या किसी एडवाइजर की रिसर्च के दम पर पैसा बनाया जा सकता है क्या? क्योंकि एंट्री तो मिल जाती है, यानी कि आप चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरफ घुस तो गए, बाहर निकालेगा कौन? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो नीलेश जी ने कहा कि SIP करते हैं तो स्टॉक का क्या फायदा है। अल्टीमेटली अगर इनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो फंड मैनेजर क्या करेगा? वो जाके स्टॉक ही खरीदने वाला है। राइट। तो इनडायरेक्टली तो वो स्टॉक का भाव बढ़ने ही वाला है। करेक्ट। तो जो लोग स्टॉक में डायरेक्ट करते हैं उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट स्टॉक में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो खुद को समझना है कि आप थोड़ी सी तो नॉलेज करिए। आप एक फ्रिज खरीदते हैं तो आप कितनी ज़्यादा उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, वो कितना स्पेस है, डबल डोर है, सिंगल डोर है, कोई मोबाइल खरीदते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप कैसे खरीदते हैं? किसी ने आपको बता दिया कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं। तो एक्सेस डायरेक्ट में जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक फंडामेंटल टीम है, हमारे पास एक
टेक्निकल टीम है, तो यहां पे जो लोग हैं वो दिन रात यही काम करते हैं। तो जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने पढ़ाई की है तभी आप उसके पास जाते हैं ना। उसी तरह से अगर आप ये सोच लें कि या तो हम खुद पढ़ाई करें, जैसे कि निलेश सर ने कहा कि आप खुद पढ़िए, अगर खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको फिर भी स्टॉक्स में डालना है तो आप एक अच्छे ब्रोकिंग हाउस में जाइए, वहां पर एक रिसर्च के लोग हैं उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कौन से सेक्टर में कब जाना है, कैसे जाना है, और वहां बने रहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो मैं बहुत सारा टाइम योगा का एग्जांपल देता हूं, मैं योगिक फिलॉसफी में बहुत बिलीव करता हूं। अगर आप बहुत राजसिक हैं, अगर आपकी बहुत इच्छा रहती है कि चर्न करो, आपका एड्रेनलिन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको खुद को समझना है कि मैं राजसिक हूं, तो कम से कम मैं टेक्निकल ट्रेडिंग सीख लूं ना, कम से कम मैं ये सीख लूं कि स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज होती है। तो कुछ तो नॉलेज करिए, कुछ तो विद्या लाइए, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट मत करिए किसी एक स्टॉक के पीछे पड़ गए तो आपको वही स्टॉक में रहना है। जब वो अच्छा नहीं कर रहा है, जब उसका मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, जब उसका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, जब कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको बाहर आना है उससे। और इसी तरह से स्टॉक से हेट भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप कभी आपने पैसा लूज कर लिया है तो आप उससे हेट नहीं करेंगे। आपका पैसा खो गया या आपके किसी दोस्त का खो गया या आपके किसी पड़ोसी का खो गया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी स्टॉक मार्केट खराब है। जैसा कि आशीष जी ने बताया था, ये तो एक हिस्सेदारी है किसी बिजनेस में। जो अच्छे स्टॉक्स खरीद रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो तो पैसा बनेंगे। इक्विटी इज ए रिस्की एसेट क्लास, वो तो हमें पता ही है, तभी तो रिवॉर्ड ज्यादा है। इट विल नेवर गिव यू लीनियर रिटर्न, आपको एक साथ रिटर्न नहीं आएगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा। तो वो पेशेंस होना चाहिए, वो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, वो अभिनिवेश हम योगा में बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा डर नहीं होना चाहिए कि आज 100 रुपया 90 हुआ तो बहुत ज्यादा जान निकलती है। जब बढ़ता है तो फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता भी है। तो ये अगर आपने समझ लिया है तो आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो यानी कि आपको सोच समझकर शेयर खरीदने हैं अगर आप सीधे तौर पर खरीदना चाहें। लेकिन हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे थे। अग्रवाल साहब, ये बताइए, जैसे अगर मेरी बिल्डिंग में एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का मिलता है, ठीक है, और होम लोन की रेट 9.5-10% है, तो अफोर्डेबल में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो फ्लैट सस्ता भी मिले और होम लोन की रेट भी कम हो? ऐसा कुछ है क्या फॉर्मूला आपके पास? बिल्कुल। क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज डिफरेंट अलग अलग गवर्नमेंट्स अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स में ला रही हैं। आज आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अलग से लाई हुई है, जिसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ फ्लैट है, जो सेम विसिनिटी में, लाइक आप गुड़गांव की अगर मेन की बात करें, गुड़गांव में जहां पर 70 लाख रुपए का फ्लैट आता है, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत वहां वही फ्लैट 25 लाख रुपए मिल रहा है। बस फर्क क्या है, उसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन 1/3 प्राइस में। यस, ओके। स्पेस का यूटिलाइजेशन बेहतर से हो रहा है, एक प्रैक्टिकल एक साइज उसमें डेवलप हो रहा है, एक उन्होंने पीपल डेंसिटी के नॉर्म्स वहाँ पे रिलैक्स किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी ला के। सेम यूपी में भी इसी तरह से हो रहा है, यूपी में भी वो लोग नई पॉलिसी ला रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें भी वो टिकट साइज यही वाला एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो मैं 3 सेंस में कहना चाहूँगा। इन टर्म्स ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम, अगर एक पर्सन की 6 लाख रुपए हाउस होल्ड इनकम है, मीन्स उसकी वाइफ की और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, तो 6 लाख रुपए तो 30 लाख रुपए के आसपास का घर वो अफोर्ड कर सकता है। ओके। दूसरी अफोर्डेबिलिटी में ये बात बोलना चाहूंगा मैं वैल्यू हाउसिंग की। आज क्या है, अफोर्डेबिलिटी को ट्रू सेंस में लोग ऐसे समझते थे कि आउट ऑफ सिटी जाके आपने घर लिया क्योंकि वो सस्ता है और बाद में वो सिटी की रीच में आ गया। लेकिन आज जो योजनाएं गवर्नमेंट की आ रही हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वो क्या कर रहे हैं, जो मेन सिटीज़ हैं इन द हब ऑफ द सिटी, जहां से आप आराम से अपने काम पे जा सकते हैं, विद इन हाफ एन आवर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है। तो आज जो 30 लाख रुपए के घर में आज 6 लाख रुपए का जो लोन है उसको 6.5% की इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रहे हैं। आज 6.5% सब्सिडी है, सब्सिडी दे रहे हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 8.5% का इंटरेस्ट माना जाए और 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मानी जाए तो उसके 20 साल के टेन्योर में करीबन 2,67,000 रुपए का बेनिफिट उसको आ रहा है। उसकी ईएमआई अगर 6 लाख रुपए के लोन पे 5200 रुपए की आती है, आज उसकी 2300 रुपए पर मंथ ईएमआई में सेविंग हो रही है। प्लस तीसरा, अफोर्डेबिलिटी के सेंस में एक बात और कहना चाहूंगा, साइजिंग। एक
अभी लास्ट वाले बजट में, उससे भी पहले एक बजट में चेंजेस भी लेके आए लोग। 80 IBA करके एक सेक्शन लेके आए हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग को टैकल करता है, जिसके अंदर उन्होंने 2 डिफाइन किया, 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया विद इन मेट्रो सिटीज एंड आउट ऑफ दैट 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया, यानी कि जो उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बेस पे लोगों की डेली बेस की जो नीड है उसको पूरा करता है, और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उन्होंने जोड़ दिया। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 कैटेगरीज को डिफाइन किया, EWS, लोअर इनकम ग्रुप, MIG ग्रुप, उसके इनकम के क्राइटेरिया से उसका लिंक कर दिया। 6 लाख रुपए, 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए, यानी कि उन्होंने जितनी भी आपकी लोअर मिडिल क्लास, कहने का मतलब ये कि अब इतने सस्ते घर मिल सकते हैं कि वो घर खरीदने के बाद भी लोगों के पास फाइनेंशियल सेविंग, स्टॉक मार्केट में नीलेश भाई और ठुकराल साहब के पास जाने के लिए पैसे बचेंगे, राइट? बिल्कुल। आज उसकी जो EMI बच रही है, 2300 रुपए पर मंथ की EMI बच रही है, वो SIP में जाके इन्वेस्ट करें नीलेश जी के पास, तो मल्टीप्लाई फैक्टर उसको इम्पैक्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो एक तरह से आपके लिए घर भी हो गया और घर होने के बाद पैसे। अच्छा नीलेश भाई, लेकिन जो सारे लोग ये तो मानते हैं कि जो चीज़ समझ में नहीं आती वो नहीं करनी, और नहीं करनी तो फिर किससे करवानी, और फिर म्यूचुअल फंड की तरफ देखते हैं। तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड लोग दोनों को एक ही समझते हैं, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, लेकिन क्या इस वक्त म्यूचुअल फंड में वाकई में इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो एक आदमी की तमाम इन्वेस्टमेंट की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर सकें? डेफिनेटली सेबी ने पिछले कई सालों से हमें ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने की परमिशन दी है जिससे हम लोगों की एक दिन की निवेश के रिक्वायरमेंट से लेकर 100 साल तक के रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बम्बई से लेके एक छोटे गांव में इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। लिक्विड फंड से लेके सेक्टरल फंड तक की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च नहीं किए हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट फंड हुआ, लिवरेज फंड हुआ, बट ये सारे फंड ग्लोबली बहुत ही HNI इन्वेस्टर्स के लिए है। जब वक्त आएगा तो आई एम श्योर सेबी हमें उसकी भी परमिशन देगी। बट आज की तारीख में एक नॉर्मल निवेशक की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लिक्विड फंड में 5, 10, 15 दिन का पैसा रखे, चाहे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में 1 महीने से लेके 3 महीने का पैसा रखे, चाहे शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में 3 महीने से 6 महीने का पैसा रखे, चाहे इनकम फंड, गिल्ड फंड, क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड में 1, 2, 3 साल का पैसा लगाए, चाहे मंथली इनकम प्लान हो या इक्विटी सेविंग स्कीम हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, बैलेंस फंड हो जहाँ पे 3 से 5 साल का पैसा लगाए, या लार्ज कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, मिड कैप फंड है, सेक्टरल फंड है, मतलब वहाँ पे आप 5 साल से आगे का पैसा लगाए। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से बहुत एक म्यूचुअल फंड में प्रोडक्ट है, इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, रियल एस्टेट है, करेंसी कमोडिटी है, गोल्ड जैसे ग्लोबल एसेट क्लास है। सो आपके पास आज की तारीख में एक पूरा बुफे लगा हुआ है। अब आपके ऊपर तय करना है कि किस तरह से हम इससे एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, यानी कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड्स वो जरिया है जिससे आप चाहे तो फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहें, या फिर इक्विटी में, रियल एस्टेट में लगाना चाहें, या फिर कमोडिटीज़ में, सारे ऑप्शंस आपके साथ हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने सिखाए आपको पहला कदम सीजन 3 के लॉन्च में वो तमाम गुर, तमाम बारीकियां जो आपके जीवन में निवेश में काम आएगी। वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल साहब, नीलेश भाई और साथ ही अग्रवाल साहब आपका, और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, न सिर्फ इस लॉन्च एपिसोड में बल्कि उम्मीद करते हैं कि पूरे सीजन में आपका प्यार CNBC आवाज़ को और हमारे शो को ज़रूर मिलता रहेगा। इस शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।